हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज से मैं विजन आईएएस का जो डेली करेंट अफेयर न्यूज़ होता है, मैं उसका सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये न्यूज़ बीपीएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसमें से जितने भी डेटा या फैक्ट निकलते हैं उनका एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, जो आने वाले 26 जुलाई को जो बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और जो मेरे काम का चीज़ नहीं होगा, जो हम लोगों के काम का चीज़ नहीं है, उसको मैं डायरेक्ट पढ़कर निकल जाऊंगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का न्यूज़ क्या है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग संशोधित थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला और नए उत्पादक मूल्य सूचकांक जारी करेगा। का मतलब है कि केंद्र सरकार ने क्या किया कि अगले 5 वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक को क्रमिक रूप से समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये पहले क्या था, पहले जो थोक मूल्य सूचकांक था उसकी जगह पर अब सरकार ने क्या स्टेप लिया है, एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक दैट इज पीपीआई प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अब पहले हम लोग समझते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक क्या था और उसके बाद सब समझेंगे कि पीपीआई क्या है। तो समझते हैं थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक जो है घरेलू बाजार में किसी निश्चित अवधि के दौरान वस्तुओं के एक निर्धारित समूह की थोक स्तर की पहली बिक्री के समय होने वाले औसत मूल्य में परिवर्तन को मापने वाला एक सूचकांक है। इसको जारी कौन करता है, तो इसके जारीकर्ता जो है आपको आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी के तहत कार्य करता है। इसके जारीकर्ता हो गए आपको आर्थिक सलाहकार कार्यालय। संशोधित श्रृंखला में इसके मुख्य बदलाव क्या हुए थे। हाल ही में देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था। इसमें आधार वर्ष में संशोधन को लेकर बात कही गई थी कि आधार वर्ष में संशोधन 11-12 से बदलकर 22-23 किया गया है। और इसमें मदों की संख्या जो 697 थी उसको बढ़ाकर 957 कर दी गई है। और इसके साथ ही ऊर्जा बास्केट में भी परिवर्तन किया गया था। इसमें बिजली श्रेणी में सौर, पवन, परमाणु ऊर्जा को शामिल किया गया है, जबकि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को ईंधन एवं ऊर्जा श्रेणी में सम्मिलित किया गया। यानी देखा जाए पिछले कुछ महीनों में थोक मूल्य सूचकांक में कुछ संशोधन किए गए। ये संशोधन के मुख्य पॉइंट ये है जो आप हमेशा अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि आधार वर्ष में संशोधन किया गया। आधार वर्ष पहले 2011-12 था जो बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। और एक मदों की संख्या जो 697 थी उसको बढ़ाकर 957 कर दी गई है। ऊर्जा बास्केट में भी परिवर्तन किया गया है। कुछ को जैसे कि सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा को शामिल किया गया है किसमें, बिजली श्रेणी में। और जबकि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को शामिल किया गया ईंधन और ऊर्जा श्रेणी में। यानी ऊर्जा को 2 श्रेणी में बांटा गया है। ऊर्जा को 2 श्रेणी में बांटा गया, एक बांटा गया है बिजली श्रेणी में, एक बांटा गया ईंधन और ऊर्जा श्रेणी में। ईंधन और ऊर्जा श्रेणी में किसको बांटा गया है, ईंधन ऊर्जा श्रेणी में बांटा गया है आपको क्रूड ऑयल को और नेचुरल गैस को। जबकि बिजली श्रेणी में किसको डाला गया है, बिजली श्रेणी में को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि ये जो संशोधन किए गए हैं इस संशोधन का क्या महत्व है। संशोधन का महत्व है कि यह मुद्रास्फीति के रुझानों का अधिक वास्तविक आकलन सुनिश्चित करेगा। अब हम लोग चलते हैं कि जो सरकार इस थोक मूल्य सूचकांक को समाप्त करके जो व्यापक उत्पादन मूल्य सूचकांक पीपीआई प्रणाली लागू करने वाली है। ये पीपीआई प्रणाली है क्या। अब हम लोग चलते हैं पीपीआई प्रणाली के बारे में। यह घरेलू बाजार या निर्यात के लिए बेची गई वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले उत्पादकों को प्राप्त होने वाले कीमतों में समय के साथ होने वाले औसत परिवर्तन को मापता है। थोक मूल्य सूचकांक क्या था, तो थोक मूल्य सूचकांक था यह घरेलू बाजार में किसी निश्चित अवधि के दौरान वस्तुओं के एक निर्धारित समूह, कोई भी वस्तु का एक समूह, वस्तुओं का कोई भी एक निर्धारित समूह की थोक स्तर पर पहली बिक्री के समय होने वाले औसत मूल्य में परिवर्तन। ये थोक स्तर पर जो बेचे जाते थे सामान उनके औसत मूल्य में जो परिवर्तन को मापता था। लेकिन ये क्या है कि घरेलू बाजार या निर्यात के लिए जो भी वस्तुएं या सेवाएं बेची गई थी उनके बदले उत्पादकों को प्राप्त होने वाली कीमतों में, इसमें उत्पादक पर फोकस किया गया है, लेकिन इसमें उत्पादक पर नहीं फोकस किया, इसमें बिक्री करने वाले पर फोकस किया गया था। तो उत्पादकों को प्राप्त होने वाले कीमतों में समय के साथ होने वाले औसत परिवर्तन, यहाँ पर ये हाईलाइट कर लीजिएगा
कि उत्पादक मूल्य सूचकांक में जो भी उत्पादक होते हैं उनको समय के साथ जो औसत परिवर्तन हो रहा है, किसमें, उनकी प्राप्त होने वाले कीमतों में जो औसत परिवर्तन हो रहा है उसको माफ करेगा। अब पीपीआई के मुख्य घटक क्या है? पीपीआई के मुख्य घटक हैं आपको आउटपुट पीपीआई, इनपुट पीपीआई और सर्विस पीपीआई। चलिए चलते हैं। डब्ल्यूपीआई के स्थान पर पीपीआई प्रणाली क्यों लागू की जा रही है? इसमें है वैश्विक सर्वोत्तम प्रणाली है ये व्यापक कवरेज को शो करता है और ये लागत को बेहतर पद्धति से विश्लेषण करता है। इसमें कुछ मुख्य पॉइंट है जो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। तो पहला न्यूज मेरा कंप्लीट हुआ कि सरकार जो है वो डब्ल्यूपीआई की जगह पर व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई प्रणाली लागू करने जा रही है। तो डब्ल्यूपीआई क्या है, पीपीआई क्या है, इसके बारे में मुख्य फैक्ट हम लोग जान चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज में कि डब्ल्यूएमओ ने एल नीनो से मानसून में व्यवधान उत्पन्न होने की चेतावनी दी। तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है आपका, हालांकि ये करेंट में नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी इसको हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन। चलिए एक अच्छा फैक्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। अभी हम लोग देखे थे कुछ पिछले स्लाइड में कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 से बढ़ाकर 2022-23 किया गया था। और नीचे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फिर देख रहे हैं क्या कि केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 से बढ़ाकर 2022-23 कर दिया है, ताकि भारत की वर्तमान औद्योगिक संरचना, उत्पादन पैटर्न और आर्थिक क्रियाकलापों को अधिक सटीक रूप से दर्शाया जा सके। यह जो अखिल भारतीय आईआईपी के आधार वर्ष में यह 10वां संशोधन है। इसके पहले भी 9 संशोधन किए गए हैं, यह 10वां संशोधन है। पहला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 1937 के आधार वर्ष के साथ तैयार किया गया था। तो यहाँ से एक और पॉइंट क्लियर हुआ हम लोग का कि पहला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस आधार वर्ष के साथ तैयार किया गया था? 1937 के आधार वर्ष के साथ तैयार किया गया था। अब आईआईपी अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की श्रृंखला में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले तो आधार वर्ष में संशोधन हुआ इसके साथ कि आईआईपी का आधार वर्ष 2022-23 कर दिया गया है, जो पहले कितना था 11-12 था। यह संशोधन आईआईपी के आधार वर्ष संशोधन हेतु गठित तकनीकी सलाहकार समिति के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में किया गया। तो यहाँ से जो पॉइंट क्लियर हुआ कि आधार वर्ष कितना कर दिया गया 2022-23। इसके लिए गठित जो कमेटी थी वो कमेटी का नाम क्या है? तकनीकी सलाहकार समिति। और ये कितना संशोधन है? ये जो है आपको 10वां संशोधन है। 3 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा कि अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जो संशोधन किया गया है वो 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया। और ये 10वां संशोधन है। यह किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार मार्गदर्शन के बेसिस पर किया गया था? तो तकनीकी सलाहकार समिति TACIIP के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में किया गया था। इसका दायरा क्या है? वर्तमान क्षेत्रकों को बनाए रखते हुए इसमें गैस आपूर्ति, जलापूर्ति, सीवरेज, अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों को जोड़ा गया है। खनन क्षेत्र को समावेशी वर्गीकरण, खनन क्षेत्र का अधिक व्यापक और सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लघु खनिजों, माइनर मिनरल्स और दुर्लभ मृदा खनिजों को भी वर्गीकरण में शामिल किया गया है। इसमें 2 चीज़ को शामिल किया गया, एक माइनर मिनरल्स को और रेयर अर्थ मेटल्स को। दैट मीन रेयर अर्थ मिनरल्स, दुर्लभ मृदा खनिज को भी शामिल किया गया है। दुर्लभ मृदा खनिज और एक लघु खनिजों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि वस्तुओं का शोधित बास्केट। आईआईपी बास्केट में मदों की संख्या 839 से बढ़ाकर 463 कर दी गई। दैट मीन्स 1042। इसमें 463 मद समूह है। पहले मदों की संख्या कितनी थी? 839। पहले मदों की संख्या 839 थी, अब कितना कर दिया गया? 1042 कर दिया गया है। और पिछले स्लाइड में हम लोग क्या देखे थे? पिछले स्लाइड में हम लोग देखें कि 600 थोक मूल्य सूचकांक के लिए मदों की संख्या
97 से बढ़ाकर 957 कर दी गई है। लेकिन अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP में मदों की संख्या 839 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 1042 कर दी गई है। इसमें नए उत्पादों का समावेश किया गया है, जैसे मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड, CCTV कैमरा, बिना चुरा बुनाई वाले वस्त्र, विमान और अंतरिक्ष यान के पुर्जे से टीके, पशु चिकित्सा के अलावा फिर हटाए गए जो मद हटाए गए हैं उसमें केरोसिन हटा दिए गए हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब और CFL, साइकिल, तिपहिया, रिक्शा टायर के ट्यूब, LMB टायर की ट्यूब, प्रिंटिंग मशीनरी, सिलाई मशीनें इत्यादि। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि इसका क्लासिफिकेशन। नए IIP में औद्योगिक क्रियाकलापों का अधिक विस्तृत और सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया है। एक खनन क्षेत्र को लेकर इसमें ईंधन खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ईंधन खनिज को 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। और है बिजली सूचकांक में अब नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली को अलग अलग ट्रैक किया जाएगा। खनन क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। और बिजली सूचकांक में भी नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों से उत्पादित बिजली को अलग अलग ट्रैक किया जाएगा। आधार वर्ष बदलने की आवश्यकता क्यों थी, क्या कारण था कि आधार वर्ष को बदला गया? तो पहला पॉइंट है आपका कि उभरते हुए क्षेत्रकों को सूचकांक में, उभरते हुए जो भी नए नए सेक्टर है उनको इस सूचकांक में शामिल किया जाए कि उत्पादन के बदलते स्वरूप को, जो भी उत्पादन का स्वरूप बदल रहा है उसको बेहतर पद्धति से दर्शाने के लिए, उपभोग की बदलती प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने के लिए, IIP की कार्यप्रणाली को संयुक्त राष्ट्र की सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के अनुरूप बदलने के लिए, बनाने के लिए, नए उत्पादों और उद्योगों को सूचकांक में शामिल कर और औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का अधिक सटीक आकलन करने के लिए। ये कुछ पॉइंट है जिसकी बेसिस पर ये माना गया है कि आधार वर्ष को बदलने की आवश्यकता आई। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। जैसे पहले आधार वर्ष 2011-12 था, अब आधार वर्ष कितना कर दिया गया, 2022-23। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो ये बात कर रहे हैं हम लोग अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को लेकर बात कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो खनन एवं उत्खनन में जो पहले 14.372 का भारांश था वह अब 11.053 हो गया है। विनिर्माण क्षेत्र में देखा जाए 77.633 था जो अब 76.062% हो गया है। बिजली एवं गैस आपूर्ति में जो भारांश 7.995 था अब 10.865 हो गया है। जलापूर्ति, सीवरेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन में 2022-23 में कितना हो गया, 2.020 हो गया। अगर कुल टोटल सेक्टर को मिला दिया जाए तो पहले ये 100 था और अभी ये 100 है। बस ये याद रखना है कुछ सेक्टर में कि इनका भारांश कितना रहा है, जैसे खनन उत्खनन क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, बिजली एवं गैस आपूर्ति क्षेत्र में और जल आपूर्ति क्षेत्र में। ये 11.053, 76.062, 10.865 एंड 2.020। ये इम्पोर्टेंट है BPSC PT के पैटर्न में। BPSC का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न बदल रहा है उसके व्यू से हम लोग इस फैक्ट को ये नोट डाउन कर लेंगे अपने वॉर नोट्स में। वॉर नोट्स क्या होता है, एक पेज का नोट्स होगा जिसमें आप लोग कुछ फैक्ट को एक पेज में लिख कर उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे ताकि वो डेटा आपके दिमाग में बैठ जाए। ये नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भारत चीन सीमा विवाद का समाधान। ये मेंस प्रोस्पेक्टस से है आपको BPSC मेंस, ठीक है। इसको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं कि भारत चीन सीमा विवाद का समाधान क्या है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के कार्यतंत्र की 35वीं बैठक में भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। भारत चीन सीमा विवाद के बारे में देखा जाए, विवाद का स्रोत क्या है। LAC के बारे में दोनों देशों ने अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। भारत जो है वो चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी भूमि सीमा 3488 किलोमीटर साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। पहला विवाद का स्रोत आपको हो गया LAC को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देख रहे हैं आप लोग, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसमें एक यह जो है वो भारत को चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी भूमि सीमा है। जो सबसे लंबी सीमा भारत की देखा जाए तो वो है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। इसको लेकर विवाद है। नेक्स्ट चलते हैं 1865 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सिविल सेवा
WH जॉनसन ने जॉनसन रेखा का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में अक्साई चीन को जम्मू और कश्मीर का भाग बताया गया था, जिसे चीनी राजवंश ने अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट है 1914 में ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के बीच शिमला बैठक आयोजित हुई। इसमें भूटान से बर्मा तक मैकमोहन रेखा का प्रस्ताव रखा गया, जिसका चीन ने विरोध किया। दूसरा देखते हैं हम लोग 1962 का भारत चीन युद्ध, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। और तीसरा विवादित 3 क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख अक्साई का चीन, लद्दाख अक्साई चीन क्षेत्र, फिर मध्य क्षेत्र है कौरी लाहौल और स्पीति घाटी, और पूर्वी क्षेत्र है मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश। इन तीनों क्षेत्रों को लेकर भारत और चीन के बीच हमेशा विवाद रहे। एक लद्दाख अक्साई चीन का जो क्षेत्र है, जो पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मध्य क्षेत्र में लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आएगा, और एक पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए जो कि मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में आएगा। इसमें देखा जाए कि पश्चिमी क्षेत्र में वर्तमान अक्साई चीन पर चीन का नियंत्रण है, जिसे भारत लद्दाख का हिस्सा मानता है। मध्य क्षेत्र में देखा जाए तो लाहौल और स्पीति घाटी को लेकर, और बाराहोती और नेलांग घाटी को लेकर जो कि उत्तराखंड में है। पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद बना रहता है। चीन अरुणाचल प्रदेश विशेषकर तवांग क्षेत्र को क्या करता है, अपना हिस्सा बताते हुए इसे दक्षिण तिब्बत कहता है। नेक्स्ट है सिक्किम क्षेत्र, नाथुला दर्रा, नाकुला क्षेत्र, चोला, माउंट तिंगपोची, बतांगला और डोकलाम पठार और निकटवर्ती जामखेरी रिज। डोकलाम पठार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन के निकट स्थित है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये डोकलाम, ये किसके बीच स्थित है, ये भारत, चीन और भूटान। ये देखिए जो डोकलाम है, आपको ये पॉइंट इसे मैं मार्क कर देता हूँ इसको। ये जो देख रहे हैं आप, ये डोकलाम का चित्र है, जो ये तीन देश का ट्रांजैक्शन पॉइंट है। एक आपको हो गया भारत का, एक भारत, एक चीन और एक भूटान। ये भारत, चीन और भूटान, ये 3 कंट्री का क्या है, ट्रांजैक्शन पॉइंट है, और इसको लेकर भी भारत और चीन के बीच विवाद बना रहता है। तो ये मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारा चीज़ नोट किया गया है। ये विवादित क्षेत्र क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इस विवाद समाधान के लिए भारत को निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। 2005 के फ्रेमवर्क का संरक्षण हो। इसके अंतर्गत 3 चरणीय प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई है। राजनीतिक मानदंडों पर सहमति, समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करना और सीमा का अंतिम निर्धारण और सीमांकन करना। फिर LAC प्रशांति स्थापना, वास्तविक नियंत्रण रेखा प्रशांति और स्थिरता को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की पूर्व शर्त माना जाना चाहिए। LAC की यथास्थिति में एक पक्षीय बदलावों और बफर जोन को दीर्घकाल तक बनाए रखने का विरोध किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यापक राजनीतिक समाधान की तलाश। भारत चीन के बीच सभी विवादों के अस्थायी समाधान के लिए सार्थक और गंभीर राजनीतिक वार्ताओं को आगे बढ़ाने पर बल दिया जाए। इसमें देखा जाए तो कुछ फैक्ट जो मेंस के लिए, मैं उसका अलग से एक वीडियो जनरेट करूंगा वीकली, जिसमें मेंस प्रोस्पेक्टस से जितने भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, करेंट अफेयर हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, या पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इन सब का सेक्शनल वीडियो मैं अपलोड करूंगा। अभी मेन फोकस हम लोग PT व्यू से करेंगे, जो डेटा फैक्ट पर आधारित है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं। सरकार ने मिशन स्नेह जोरी असम मुगा शिल्प USP का शुभारंभ किया है। अब ये देखा जाए कि स्नेह जोरी मिशन क्या है, जो असम मुगा शिल्प USP का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन में, ये जो मिशन स्नेह जोरी, इस मिशन में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने के तहत क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाकर मुगा रेशम की पूरी मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने की योजना बनाई गई है। देखा जाए तो मिशन स्नेह जोरी हम लोग याद रखेंगे शॉर्ट्स में कि ये मुगा सिल्क से रिलेटेड है। तो मुगा सिल्क यानी मुगा रेशम की जो भी मूल्य श्रृंखला है उनको सुदृढ़ करने की योजना बनाई गई है इस मिशन के तहत। यह मिशन असम सरकार, किस सरकार द्वारा लागू की? असम सरकार
फिर केंद्रीय रेशम बोर्ड और अन्य संबंधित हितधारकों के सहयोग से संचालित किया गया। ये असम की योजना है, याद रखना है हम लोग को, और ये मूंगा रेशम से संबंधित है। असम के विशिष्ट मूंगा रेशम क्षेत्र को होस्ट पौधों की खेती, रेशम कीट बीज उत्पादन, रीलिंग, बुनाई, ब्रीडिंग, निर्यात संवर्धन, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी और पर्यटन के माध्यम से उच्च मूल्य वाली लग्जरी वस्त्र प्रणाली में बदलना है। 2028 तक लक्ष्य क्या है कि 5 आधुनिक मूंगा रीलिंग इकाइयों और 1 मूंगा स्पिन मिल की स्थापना करना, 30 किसान उत्पादक संगठनों का गठन आदि। मूंगा रेशम के बारे में कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं कि ये रेशम की 5 प्रमुख प्राकृतिक किस्मों में से एक है। भारत इन 5 किस्मों का उत्पादन करता है। रेशम की 5 प्राकृतिक किस्म भारत में पाई जाती है और भारत इन 5 को क्या करता है, उत्पादित करता है। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। यह रेशम के कीड़ों मुख्य रूप से बोम्बिकस मोरी प्रजाति द्वारा उत्पादित होता है। ये जो रेशम है, रेशम के कीड़ों जिसको क्या है, बोम्बिकस मोरी प्रजाति द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसकी मूंगा रेशम विश्व का एकमात्र प्राकृतिक सुनहरा रेशम। ये भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त रेशम है। मूंगा रेशम भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त रेशम है, जिसको जीआई टैग 2007 में मिल गया है। उत्पादन देखते हैं हम लोग, असम में विश्व के 90% मूंगा रेशम का उत्पादन होता है। अब देखा जाए तो भारत जो है वो 5 किस्म जो है रेशम का, उन सबों का उत्पादित करता है। इनमें देखा जाए तो पहला जीआई टैग जो मिला था, किस रेशम को मिला था, तो मूंगा रेशम को ही मिला है। कब मिला था, तो 2007 में। और इस मूंगा रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, असम जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है। जो विश्व के लगभग 90% मूंगा रेशम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, रेशम का कीड़ा। यह अर्धपालतू मल्टी वोल्टाइन रेशम कीट फिर एंथेरिया अस्मेंसिस से प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है, तो एंथेरिया अस्मेंसिस से प्राप्त होता है। यह कीड़े सोम और सवालू पौधे की सुगंधित पत्तियों को खाते हैं और इन्हें टसर रेशम के कीड़ों की तरह पेड़ों पर पाला जाता है। चलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको चर्चा करते हैं और बाकी फैक्ट को आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अन्य सुर्खियाँ क्या है। इसमें से भी अक्सर कुछ पॉइंट को लेकर जो हमेशा खबरों में रहते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे ब्लू हेलमेट क्या है। ब्लू हेलमेट साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्यरत भारतीय शांति स्थापना सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। ब्लू हेलमेट क्या है, एक पदक है जो साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्यरत जो भी भारतीय शांति स्थापना सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना है, ब्लू हेलमेट को ही संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कहा गया, या यूँ कहें कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को ही ब्लू हेलमेट कहा जाता है। इसका उद्भव 1948 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिम एशिया में युद्ध विराम समझौते की निगरानी के लिए सैन्य पर्यवेक्षकों को तैनात किया था। इन्हें ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1948 में। तो यहाँ से 2 की पॉइंट हम लोग याद रखें। ब्लू हेलमेट की शुरुआत हुई थी 1948 में। इसे संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना भी कहा जाता है। साउथ सूडान से संबंधित है और इसे संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत या उसमें कार्यरत भारतीय शांति स्थापना सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित करने को लेकर चर्चा की गई है। इसमें देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा एक संकल्प पारित करके इसकी तैनाती की जाती है। शांति स्थापना के सिद्धांत को इसमें चर्चा किया गया है और संयुक्त राष्ट्र का शांति अभियान विभाग शांति अभियानों को राजनीतिक और कार्यकारी दिशा निर्देश प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना, पीएमआरसी योजना। अब हम लोग ये जो भी की पॉइंट है जो सुर्खियों में रहते हैं उसको लेकर हम लोग 3-4 पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे ताकि उसका कीवर्ड मेरे दिमाग में सेट हो जाए। अब ये प्रधानमंत्री रिसर्च पीएमआरसी योजना, प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना को लागू किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री रिसर्च केयर योजना 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पीएमआरसी है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। यह देश की अनुसंधान और नवाचार प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजना है।
ये रिसर्च और इनोवेशन को सुदृढ़ करने के लिए ये योजना लाई गई है। ये योजना की गई एक पहल है। विश्व भर में भारतीय मूल के प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और पेशेवरों को आकर्षित करना और इन्हें जोड़ना। इसके तहत विश्व के अनुभवी विशेषज्ञों को प्रमुख भारतीय उच्चतर अनुसंधान संस्थानों में नियुक्ति की जाती है। इसके पात्रता मतलब कौन लोग इसके पात्र होंगे? युवा रिसर्च फेलो पीएचडी के बाद सीनियर फेलो, पीएचडी के बाद 5 से 10 वर्ष, युवा रिसर्च फेलो पीएचडी के बाद 5 वर्ष तक, सीनियर फेलो पीएचडी के बाद 5 से 10 वर्ष तक और रिसर्च चेयर अनुसंधान नेतृत्व के साथ पीएचडी के बाद 10 वर्ष। मेजबान संस्थान देखा जाए शीर्ष 100 है, एनआईआरएफ या शीर्ष 50 में स्थान पाने वाले सरकार के उच्चतम शिक्षा संस्थान इसमें शामिल होंगे। अब पोटैटो पैच क्या है? लक्षद्वीप में कदमत द्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में विशाल पोटैटो कोरल पैच की खोज की गई। पोटैटो कोरल पैच की खोज की गई है। ये पोटैटो कोरल पैच है क्या आखिर? यह लगभग 4250 वर्ग मीटर लगभग 1.05 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है, जो संभवतः विश्व की सबसे बड़ी जीवित पावोना क्लैप्स कॉलोनी है। देखा जाए कि जो पिछले कुछ भी जो घटनाएं घटी हैं, जो नेचुरल घटनाएं घटी हैं, उससे बहुत सारे कोरल की लॉस हुई है, लेकिन ये एक ऐसा कॉलोनी है जहाँ पर कोरल का कोई इफेक्ट, कोरल का कोई लॉस नहीं हुआ है। और ये कहाँ? ये लक्षद्वीप में कदमत द्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है कि यह प्रवाल की दीर्घायु, जलवायु अनुकूलन और पुरातन समुद्री दशाओं के अध्ययन के लिए प्राकृतिक टाइम कैप्सूल के रूप में कार्य करती है। ये यूँ कहा जाए कि पोटैटो पैच जो है, कोरल पैच एक ऐसी कॉलोनी है, विश्व की सबसे बड़ी कॉलोनी है, जहाँ पर कोरल की कहा जाए तो कोरल का एक पूरा एरिया है जहाँ कई नेचुरल घटनाएं घटी हैं लेकिन इसको प्रभावित नहीं कर पाई हैं। और ये कहाँ है? तो लक्षद्वीप में कदमत द्वीप के पास है। आप लोग शॉर्ट में याद रखिएगा, लक्षद्वीप में कदमत द्वीप के पास। अब कुछ सुर्खियों में रहे संघर्षरत क्षेत्र, जैसे इजराइल ने 2006 के बाद पहली बार लितानी नदी को पार करके दक्षिणी लेबनान में अपने सैन्य अभियानों का विस्तार किया है। यह नदी लंबे समय में एक वास्तविक सीमा रेखा के रूप में मानी जाती रही है। इजराइल ने बूफोर्ट कैसल पर कब्जा कर लिया है। बूफोर्ट किला 12वीं शताब्दी का एक क्रूसेडर किला है जो नबीतेह के पास स्थित है और लितानी नदी के ऊपर एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, रुद्रम 2 क्या है? ये बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रुद्रम 2 भारत में स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। रुद्रम 2 के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यह हवा से सतह पर मार करने वाली एक स्वदेशी मिसाइल है। इसे हवा में स्थित एक प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है। रुद्रम 2 क्या है? हवा से सतह में मार करने वाली एक स्वदेशी मिसाइल है। ये याद रखिएगा आप लोग। विकास करते इसको किसने विकसित किया है? रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद, जो कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का एक नोडल प्रयोगशाला है। वो अन्य संगठनों के साथ मिलकर इसका विकास किया है। यह भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को सुदृढ़ करती है और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देती है। पद्मा बैराज क्या है? बांग्लादेश ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी। पद्मा बैराज योजना किस देश से संबंधित है? तो बांग्लादेश से संबंधित है। यह पद्मा नदी पर प्रस्तावित है, जो बांग्लादेश में गंगा नदी की धारा है। पद्मा नदी भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी की मुख्य शाखा है। पद्मा नदी है क्या? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो गंगा नदी की जो मुख्य ब्रांच है उसको ही पद्मा नदी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश में सूखे जैसी परिस्थितियों को कम करना है, जो फरक्का बैराज के कारण नदी के प्रवाह में कमी से जुड़ी मानी जाती है। मॉर्टन क्या है? हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में पहली बार येलो थ्रोटेड मॉर्टन को दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को और टाइगर रिजर्व में जो येलो थ्रोटेड मॉर्टन है उसको येलो थ्रोटेड मॉर्टन को दर्जा दिया गया है। येलो थ्रोटेड मॉर्टन क्या है? इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह मांसाहारी स्तनपायियों के समूह
मस्टेलिड कुल का एक दिनचर और वृक्षवासी जीव है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, व्यवहार और पारिस्थितिकी में भूमिका, ये देख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि IUCN के रेड लिस्ट सूची में देखा जाए इसको, तो ये लिस्ट कंसर्न की सूची में आता है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में इसको शामिल किया गया है, किसको, न्यूटन को। अब एक लास्ट है जो हम लोग देख लेते हैं कि बोलाइट्स क्या है। अमेरिका के बोस्टन और रोड आइलैंड्स के आसमान में उल्का पिंड के प्रस्फोट से रोशनी छा गई, जहां बोलाइट परिघटना का अनुभव किया गया। ये बोलाइट्स होता क्या है, देख लेते हैं हम लोग। एक अत्यंत चमकीला उल्का और फायरबॉल होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद प्रस्फोट कर जाता है। यह एक तरह का क्या है, एक तरह का आपको उल्का या फायरबॉल है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद प्रस्फोट कर जाता है। इसके कारण तीव्र प्रकाश चमकता है और अक्सर पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ध्वनि प्रस्फोट भी सुनाई देती है। ये उल्का, मेटेरॉइड, मेटर और मेटेरोइड, उल्का पिंड, कुछ का डिफिनेशन दिया गया, आप लोग इसको देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भारत नेपाल सीमा विवाद क्षेत्र। ये भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जैसे बोला कि मेन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं मैं उसको एक अलग सेक्शनल वीडियो में लाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग उसको देखकर अपना नोट्स तैयार कर लेंगे। अभी कुछ महीनों, 1 ही महीने 2 महीने के अंदर अब आपका PCPT का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए फैक्ट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जो करेंट अफेयर का जो लेवल हो चुका है वो काफ़ी, देखा जाए तो हाई लेवल तक पूछा जा रहा है। इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया ताकि जो भी टफ़ क्वेश्चन है या टफ ही क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है, आसान तो पूछा नहीं जा रहा है, तो वो आपका यहाँ से सारा कंप्लीट हो जाए। और मेंस के लिए जो भी जो न्यूज़ जो चर्चे में जो रहे हैं वो आपको दिमाग में रहे, ताकि जब भी आप IR पढ़ें या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, तो वो कंटेंट, वो डेटा आपको दिमाग में सेट हो जाए। इसलिए इसको नोट्स करके बार बार रिवीजन करते रहना है। तो चलते हम लोग भारत नेपाल सीमा विवाद क्षेत्र। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कुछ भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण को स्वीकार किया है। भारत नेपाल सीमा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो भारत नेपाल सीमा की लंबाई जो है लगभग 17 से 51 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसकी जो सीमा है 5 राज्यों से लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार से मिलती है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये जो नेपाल है, ये जो नेपाल है, नेपाल कितने राज्यों से लगती है, तो नेपाल ये 5 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करती है। मेची पुल भारत के पानी टंकी बाईपास को नेपाल के काकड़भिट्टा से जोड़ता है। विवादित सीमा क्षेत्र क्या है, नेपाल और भारत के बीच जो विवादित सीमा क्षेत्र है, देखा जाए तो पश्चिम में क्या है और पूरब में क्या है। तो पश्चिम में काला पानी, लिम्पिया, लुधारा, लिपू लेक, ट्राइजेक्शन, जो कि उत्तराखंड में इसको लेकर है। अब एक काला पानी को लेकर विवाद है, लिम्पिया धुरा को भी लेकर विवाद है और लिपू लेक को लेकर विवाद है। तो हम लोग इसका पॉइंट देख लेते हैं कि काला पानी को लेकर, ये भारत, नेपाल, चीन ट्राइजेक्शन के निकट स्थित है, जो इसे सामरिक महत्व प्रदान करता है, इसको लेकर विवाद चल रहा है। फिर लिम्पिया धुरा काला पानी के उत्तर पश्चिम में स्थित सुगौली की संधि के तहत नेपाल द्वारा इसे काली नदी का वास्तविक उद्गम स्रोत होने का दावा किया जाता है, इसको लेकर विवाद है। और यह लिपू लेक एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा भी है, इसका उपयोग तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट है जिसको लेकर भारत और नेपाल के बीच पश्चिमी विवाद को दर्शाता है। एक काला पानी विवाद है, लिम्पिया धुरा विवाद है और लिपू लेक को लेकर विवाद है। और पूर्व में देखा जाए तो सुस्ता क्षेत्र जो कि बिहार में पड़ता है, उसको लेकर भी विवाद बना हुआ है। तो चलिए आज के ये करेंट अफेयर से हम लोग कुछ PT के प्रोस्पेक्टस से भी हम लोग न्यूज़ देखें और मेंस प्रोस्पेक्टस से भी हम लोग न्यूज़ देखें। तो PT फैक्ट में हम लोग एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक जो है उसकी जगह अब कौन लेने जा रहा है, तो PPI प्रणाली, दैट इज व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक ली जा रही है। इसमें भी हम लोग कुछ फैक्ट देख ली कि आधार वर्ष में संशोधन किया गया था, जो 2011 से 2012 से 2022-23 कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर कि अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादक सूचकांक में भी आधार वर्ष में संशोधन किया गया, जो 2022-23 कर दिया गया, 10वां संशोधन है। और ये किस समिति की रिपोर्ट पर, तकनीकी सलाहकार समिति के मार्गदर्शन के आधार पर इसका संशोधन किया गया। और इसमें कुछ डेटा फैक्ट है आप लोग को, और हाँ, और आप लोग को ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ और थैंक यू सो मच। और ये वीडियो के लिए
इस पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।